बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। जी, उम्मीद है आप ठीक होंगे। आज हम बात करने वाले हैं एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर। एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर बेसिकली क्लस्टर बी पर्सनालिटी डिसऑर्डर का एक बहुत ही अहम और पहला डिसऑर्डर है। एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर को सोशियोपैथी भी कहा जाता है। जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, एंटी सोशल यानी सोसाइटी के खिलाफ वो पर्सनालिटी डिसऑर्डर या पर्सनालिटी की वो करेक्टरिस्टिक्स जो पर्सनालिटी के खिलाफ काम करें, जो पर्सनालिटी के खिलाफ चलें। पर्सनालिटी कह दिया मैंने, सोसाइटी के खिलाफ जो है वो काम करें। दैट इज एंटी सोशल। एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर सोशियोपैथी भी कहलाती है। असल में ये एक नफ्सियाती और जहनी बीमारी है। इस बीमारी में शख्स सही या गलत की बिल्कुल परवाह नहीं करता और ना ही इसे दूसरों के हकूक का ख्याल होता है। ऐसे लोग दूसरों को जानबूझकर नाराज करते हैं, दूसरों को तंग करते हैं, दूसरों लोगों के साथ जालिमाना अंदाज अख्तियार करते हैं, दूसरे लोगों के साथ बड़ी बेहिसी के साथ पेश आते हैं। और सबसे बड़ी बात, इन लोगों को पछतावा भी नहीं होता, कोई रिग्रेट नहीं होता, कोई गिल्ट फीलिंग्स इनको नहीं होती कि वो दूसरे लोगों के साथ क्या कर रहे हैं। उसके अलावा ऐसे लोग कानून की खिलाफ वर्जी भी बेधड़क करते हैं। एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की अलामात बेसिकली आमतौर पर 15 साल की उम्र में शुरू हो जाती हैं। एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर को आम के मरीज आमतौर पर पहले कंडक्ट डिसऑर्डर के साथ डायग्नोस हो चुके होते हैं। क्योंकि आपको पता है कि पर्सनैलिटी डिसऑर्डर जो है वो 18 साल की उम्र के बाद आप डायग्नोस कर सकते हैं। लेकिन अगर यही अलामात 18 साल से पहले मौजूद हों तो फिर हम पेशेंट को कंडक्ट डिसऑर्डर के साथ डायग्नोस करते हैं। लेकिन जब ये 18 साल की उम्र क्रॉस कर जाता है शख्स या जो है वो फर्द, तो हम उसको फिर एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में कन्वर्ट कर देते हैं। एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर को डायग्नोस करने के लिए हम क्राइटेरियाज को फॉलो करते हैं DSM-5 या 5TR के, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। पहला क्राइटेरिया ए कहलाता है। क्राइटेरिया ए में 7 सिम्टम्स हैं। You can see on your screen these are the 7 symptoms in criteria A, जिनमें से 3 सिम्टम्स का होना पेशेंट में जरूरी है। जैसे कि ये ऊपर आप पढ़ सकते हैं, अ परवेसिव पैटर्न ऑफ डिसरिगार्ड फॉर द वायलेशन ऑफ द राइट्स ऑफ अदर्स अकरिंग सिंस एज 15 years एज इंडिकेटेड बाय 3, कम से कम 3 और मोर या उससे ज्यादा भी हो सकती हैं, ऑफ द फॉलोइंग, ये जो नीचे दी गई 7 अलामात हैं, 7 क्राइटेरियाज हैं क्राइटेरिया ए के अंदर, उनमें से 3 या 3 से ज्यादा का होना जरूरी है। उसमें सबसे पहला क्राइटेरिया क्या है? फेलियर टू कंफर्म टू सोशल नॉर्म्स with respect to lawful behaviors as indicated by the repeatedly performing acts that are grounds for arrest। सोशल नॉर्म्स को बिल्कुल भी फॉलो नहीं करते और उनके जो बिहेवियर्स होते हैं वो बिल्कुल अनलॉफुल नहीं होते, बिल्कुल कानून के खिलाफ होते हैं, सोसाइटी के नॉर्म्स के, सोसाइटी के रूल्स एंड रेगुलेशंस के खिलाफ होते हैं। और ये इस तरह के काम करते हैं कि इनको अरेस्ट कर सकती है पुलिस या फोर्सेस जो है, इनके बिहेवियर्स की वजह से, क्योंकि ये सोसाइटी के खिलाफ चल रहे होते हैं, सोसाइटी के खिलाफ कार्रवाइयां कर रहे होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं कर रहे होते। इस तरह के ये जो है वो जराइम कर जाते हैं कि इनको इजीली अरेस्ट किया जा सकता है उन जराइम्स की बुनियाद। उसके बाद आ जाता है क्राइटेरिया बी। क्राइटेरिया बी में क्या करते हैं ये? डिसीटफुलनेस एज इंडिकेटेड बाय द रिपीटेड लाइंग, यूज ऑफ एलियस एंड कनिंग अदर्स फॉर पर्सनल प्रॉफिट और प्लेजर। अपनी खुशी के लिए, अपनी जो है वो प्लेजर के लिए, अपने प्रॉफिट के लिए ये दूसरों को धोखा दे रहे होते हैं, दूसरों के साथ बार बार झूठ बोल रहे होते हैं, दूसरों को जो है वो गलत नामों से पुकार रहे होते हैं ताकि खुद प्लेजर हासिल कर सकें, अपनी पर्सनल सेटिस्फेक्शन हासिल कर सकें। क्राइटेरिया सी है जी, इम्पल्सिविटी और फेलियर टू प्लान अहेड। बहुत जल्दबाज होते हैं, जल्दी जल्दी से सारा काम कर रहे होते हैं, बगैर सोचे समझे ये एक्ट पर गलत से गलत काम कर रहे होते हैं और इनको ये प्लानिंग नहीं करते अपने जो फ्यूचर के लिए, बिल्कुल भी ये जो है वो प्लान नहीं कर सकते चीजों को। क्राइटेरिया 4 आ जाता है इरिटेबिलिटी एंड अग्रेसिवनेस।
इरिटेशन फील करते हैं, इरिटेबल रहते हैं, हर वक्त गुस्सा शो करते हैं, एज इंडिकेटेड बाय द रिपीटेड फिजिकल फाइट्स आर असल्ट्स, दूसरों को जो है वो दूसरों के साथ फिजिकल फाइट्स कर रहे होते हैं, दूसरों की तौहीन कर रहे होते हैं, वगैरह वगैरह। उसके अलावा क्राइटेरिया जो 5 है, रेकलेस डिसरिगार्ड फॉर सेफ्टी ऑफ सेल्फ और अदर्स, अपनी या दूसरों की जान की बिल्कुल परवाह नहीं करते, कोई सेफ्टी का ख्याल नहीं रखते, बिल्कुल बेपरवाह बेधड़क होके जो है वो काम कर रहे हैं। सॉरी। Consistent irresponsibility as indicated by repeated failure to sustain consistent work behavior or honor financial obligations. इनका बिहेवियर जो है वो बिल्कुल कंसिस्टेंट नहीं होता, अपने काम पर भी कंसिस्टेंट नहीं होता, फाइनेंशियल जो है वो ये दे विल बी नॉट कैपेबल टू हैंडल द फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस एंड फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज वेल। इररिस्पॉन्सिबल होते हैं, कंसिस्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इनकी, इनको कोई परवाह नहीं होती, कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहे होते, और बिल्कुल जॉब पे भी कंसिस्टेंट नहीं होते, अपनी अपनी जो अटेंशन कंसंट्रेशन जो है वो भी जॉब पे नहीं देते। सातवां क्राइटेरिया है दैट इज lack of remorse as indicated by being indifferent to or rationalizing having hurt, mistreated or stolen from others. इनमें पछतावे की कमी होती है, दूसरों से बदसलूकी करते हैं और बदसलूकी करने के बाद भी इनको कोई पछतावा नहीं होता, कोई रियलाइजेशन नहीं होती कि मैंने दूसरों को हर्ट कर दिया है, मैंने दूसरों को मिसट्रीट किया है, ठीक है, बिल्कुल भी इनको जो है वो परवाह नहीं होती। ये था क्राइटेरिया ई, इनमें से 3 सिम्टम्स का होना जरूरी है। उसके बाद हम क्राइटेरिया बी को देख लेते हैं। द इंडिविजुअल इज एट लीस्ट एज 18 ईयर्स, वो शख्स जिसको हम एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर डायग्नोज करने जा रहे हैं, सबसे पहली बात है कि उसकी उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए। अगर 18 साल से नीचे है तो यू विल बी नॉट एबल टू डायग्नोज द पर्सन विद एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, बिकॉज द मेन क्राइटेरिया, द मेन ऑब्लिगेशन फॉर डायग्नोसिस of antisocial personality disorder is that the patient should be more than 18 years as well. उसके बाद क्या होगा जी, there is an evidence of conduct disorder with onset before age 15 years. कम से कम हमें ये एक एविडेंस होना चाहिए हमारे पास कि 15 साल या उससे पहले जो है वो पेशेंट को जो है वो कंडक्ट डिसऑर्डर भी था। The occurrence of antisocial personality disorder या antisocial behavior is not exclusively during the course of schizophrenia or bipolar disorder. यानी ये जो कंडक्ट डिसऑर्डर है बेसिकली, सॉरी, ये जो एंटी सोशल बिहेवियर है ये स्किज़ोफ्रेनिया की वजह से ना हो या बाइपोलर वगैरह की वजह से ना हो, तो तब भी जो है वो हम एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर डायग्नोज करेंगे। तो दीज आर द बेसिकली सिम्टम्स। क्राइटेरिया ए बी सी डी जो है वो हमने डिस्कस किया है। क्राइटेरिया ए में फिर हमने देखा कि 7 जो है वो सिम्टम्स हैं, उनमें से 3 का होना जरूरी है। उसके बाद क्राइटेरिया बी भी डेफिनेटली मीट करना चाहिए, क्राइटेरिया सी और डी यदि मीट करेंगे तो हम पेशेंट को जो है वो पर्सनालिटी एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर डायग्नोज करेंगे। अच्छा जी, इस पे आ जाते हैं अब कॉजेज पे। इसकी कॉजेज क्या हो सकती है? कॉजेज की जब हम बात करते हैं तो इसमें इन्वायरमेंटल फैक्टर्स और जेनेटिक फैक्टर्स जो है या फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स आर मोर इम्पोर्टेंट। इसमें होगा क्या बेसिकली, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में चाइल्ड अब्यूज हो सकता है, वो बच्चे जिनको चाइल्ड जिनके साथ अब्यूज किया जाए, फिजिकल अब्यूज हो या सेक्सुअल अब्यूज हुआ हो या वर्बल अब्यूज हो, किसी भी किस्म का अब्यूज हो, वो भी एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का शिकार हो सकते हैं। उसके अलावा निगलेक्ट, पुअर पेरेंटल डिसिप्लिन वगैरह, जिन बच्चों के पुअर पेरेंटल डिसिप्लिन का सामना करना पड़े, निगलेक्ट हुए हों, जो बिल्कुल अदम तवज्ही का शिकार हो, जिसको हम कहते हैं कि तवज्जो बिल्कुल ना पेरेंट को देते हो, तो वो भी जो है वो एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के साथ डायग्नोस हो सकते हैं, उनके अंदर अलामात पाई जा सकती हैं। उसके अलावा जेनेटिक एंड फिजियोलॉजिकल में जब हम बात करते हैं कॉजेज की, तो उसमें वो फैमिलीज जिनमें ये डिसऑर्डर पाया जाता है, और खास तौर पर वालदैन में, उन बच्चों में जिनके वालदैन में ये डिसऑर्डर पाया जाता है, माँ में या बाप में या दोनों में, उनमें ज्यादा चांसेस होते हैं पर्सनालिटी डिसऑर्डर, एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर के डायग्नोसिस। उसके अलावा जब हम जेंडर की बात करते हैं कि क्या मेल और फीमेल किस में एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर जो है वो ज्यादा पाया जाता है, जब जेंडर डिफरेंस की बात करते हैं तो याद रखिए कि मर्दों में 3 गुना ज्यादा एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर के चांसेस होते हैं डेवलप होने के एज कम्पेयर टू गर्ल्स, एज कम्पेयर टू फीमेल्स एज वेल।
खवातीन में बहुत कम चांसेस होते हैं, मर्दों में खवातीन की निस्बत 3 गुना ज्यादा चांसेस होते हैं कि उनको अंदर एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर की अलामात पाई जाए। आगे आ जाती है कोमॉर्बिडिटी। कोमॉर्बिडिटी का मतलब होता है कि एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर के साथ कौन सा डिसऑर्डर हो सकता है जो कि इसके साथ साथ डायग्नोस हो। तो याद रखिए कि इसमें डिस्फोरिया हो सकता है, टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी हो सकता है, सोमैटिक सिम्टम्स हो सकती हैं। ये अलामात भी जो है वो एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर के साथ साथ या एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर की अलामात के साथ ये जो मैंने अभी अलामात बताई हैं ये भी साथ साथ चलेंगी। इसको हम कहते हैं कोमॉर्बिडिटी। को का मतलब होता है इकट्ठे, कोमॉर्बिडिटी मीन क्या, इकट्ठे चलना, इकट्ठे जो है वो पैदा होना। तो ये दोनों अलामात हर किसी मतलब एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर की अलामात और उसके साथ यूफोरिया, डिस्फोरिया, टेंशन, सॉरी डिस्फोरिया, टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, सोमैटिक सिम्टम वगैरह जो है ये भी इसके साथ साथ चल सकते हैं। तो ये है जी एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर। आपने याद रखना है वर्ड से एंटी सोशल। अब एंटी सोशल की जब हम बात करते हैं हमारे माइंड में आता है कि सोसाइटी के खिलाफ काम करना। तो सोसाइटी के खिलाफ फिर यही काम हो सकता है ना, आप माइंड में लाएं कि सोसाइटी के खिलाफ क्या क्या शख्स कर सकता है जो एंटी सोशल हो। वो उसके रूल्स का ख्याल नहीं करेगा, रेगुलेशंस का ख्याल नहीं करेगा, नॉर्म्स का ख्याल नहीं करेगा, दूसरों को तंग करेगा, दूसरों को धोखा देगा, चीट करेगा, डिसीटफुल बिहेवियर होगा उसका, लाइंग बिहेवियर होगा उसका। उसके अलावा दूसरों को हर्ट करेगा, दूसरों को तंग करेगा, जलील करेगा। तो दीज आर ऑल अबाउट द सिम्टम्स ऑफ एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर। जब भी आपके माइंड में एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर की बात आए तो आपके ख्याल में फौरन वो बिहेवियर आ जाना चाहिए जो कि किसी भी सोसाइटी के खिलाफ कोई भी शख्स जो है वो अडेप्ट कर सकता है, वो अपना सकता है। ठीक है जी, तो ये था हमारा क्लस्टर बी पर्सनालिटी डिसऑर्डर जो आज हमने स्टार्ट किया है। क्लस्टर बी पर्सनालिटी डिसऑर्डर में सबसे पहला डिसऑर्डर जो है दैट इज एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर। ठीक है जी, कोई चीज समझ नहीं आती यू कैन आस्क मी, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि आपके सवालात के जवाब दूं। समटाइम बहुत सारे सवालात होते हैं क्योंकि बहुत सारी वीडियोस हैं मेरे यूट्यूब पे, तकरीबन मोर देन 400 वीडियोस हैं। तो उन वीडियोस में बहुत सारे किसी ना किसी वीडियो पे मतलब सवालात आए हुए होते हैं। तो फिर जो है वो मैं कोशिश करता हूँ कि उनके जवाब दूं। अगर कोई जवाब रह जाता है तो मैं उसके लिए माजरत चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।